नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। अक्सर कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है और सुख की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्वास्थ्य की कुंजी है ये उलट पलट जाती है और कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। पिछले 1-1.5 साल में ऐसा माहौल देश में चल रहा है जिसकी वजह से स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठते हैं। सवाल इस बात का कि आखिर कैसे खुद का ख्याल रखा जाए और सवाल इस बात का कि कैसे खुद को बीमारियों से बचाया जाए। आज आपकी हर शंका का समाधान हम इस खास कार्यक्रम में करेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर DS यादव मौजूद हैं, जिनसे हम सवालों के तमाम जवाब जानेंगे और आप दर्शकों ने जो सवाल भेजे हैं उनके भी जवाब जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि फिलहाल जो मौजूदा वक्त में हालात चल रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य को लेकर, इन हालातों में आदमी खुद को कैसे सुरक्षित करे? देखिए, खुद की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो बॉडी इम्यूनिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर इम्यूनिटी मेंटेन नहीं है तो अभी तो बहुत कठिन समय है। इसके पहले या बाद में भी, जब ये कोरोना टाइप के इस तरह के पेंडेमिक नहीं रहेंगे तो भी जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग जिसकी है वो आदमी समाज में हर तरह से ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। अदरवाइज तो रोज जुकाम खांसी बहुत सारे लोग हैं जो रोज घेरते हैं, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो किसी भी रोग से लड़ने के अपने बीमारियों को स्वतः इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर अब शहरी इलाकों में तो लोग इम्यूनिटी सिस्टम को समझते हैं, वो दुरुस्त भी कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके की अगर बात की जाए तो गांव के लोगों के पास सादा दाल रोटी और दूध मट्ठा होता है। गांव का आदमी दाल रोटी मट्ठे में ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पावर नहीं है, उसमें विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है। शहर के आदमी के लिए बहुत सी दुश्वारियाँ हो गई हैं। सबसे बड़ी दुश्वारी तो ये हो गई कि पानी जो हम ज़मीन से डायरेक्ट लेके पीते थे, इसमें बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स जाते थे, ये बहुत ताकत देते थे। गांव का आदमी डायरेक्ट ज़मीन से पानी पी रहा है, उसको वही बहुत पावरफुल है। हम तो आर से उसका मिनरल्स और भी बहुत सारी चीज़ें तो छनी जाती हैं। तो गांव का आदमी उसका इम्यून सिस्टम जो खुली हवा में रहता है, फ्रेश एयर, वो एयर कंडीशन रूम में नहीं है, नेचुरल एयर, नेचुरल एटमॉस्फेयर, मट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहती है, प्लस उसके पास इतना झंझावात जो डेली का बाजार में रहने वाला आदमी, हर आदमी को उसको रोज कुछ न कुछ नई प्रॉब्लम है। गांव में है लेकिन इससे बहुत कम उसके सामने दुश्वारियां हैं रोज जीने के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और जो रोजमर्रा में जरूरतें पूरी करने के लिए। शहर का आदमी तो जरूरत ही पूरी करने में सुबह से शाम तक पड़ा रहता है, तो जो दिमाग पे लोड है तो हार्ट पे भी लोड है, इससे आमाशय से लेकर सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो इसमें जो गांव में है और उसके पास थोड़ा भी संसाधन है, थोड़ा सा एक्टिव है, तो वो इम्यूनिटी की तरफ से तो वो निश्चिंत रहना चाहिए उसको। शहर में रहने वाला इम्यूनिटी वीक होने के कारण कई हैं, उसका रहन सहन, खान पान। अब हम लोग जो बाजार में आदमी खरीद के खाना खा रहा है, सब्जियाँ ही इतनी पॉल्यूटेड आ रही हैं, एयर पॉल्यूटेड है, पानी छान के पी रहा है या तो का पी रहा है, तो इतना वो बलवर्धक नहीं है। अभी जो मौजूदा वक्त चल रहा है, अभी जो मौसम बदला है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं वायरल की। लोगों को उल्टी दस्त हो रहे हैं, तो ऐसी जो बीमारियां जो आ रही हैं, छोटी छोटी बीमारियां, इनको कैसे पहचानें और क्या घरेलू उपाय से रोका जा सकता है? कि घरेलू उपाय में तो सबसे आजकल जो मॉइस्चर जब एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो बीमारियाँ फैलती हैं, खासतौर से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा टाइप का जुकाम, खांसी। तो एक आदमी छींकेगा या बैठे हुए 10 लोग हैं, 10 पीड़ित हो जाएंगे उससे। तो सोशल डिस्टेंसिंग ये कोरोना में ही नहीं मेंटेन होनी है, ये सारी चीज़ें रोजमर्रा में भी बचाव के लिए, खासतौर से इस मौसम में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा फायदा है, मास्क का बहुत बड़ा फायदा है। इसके बाद इस सीजन में बीमारियां फैलने का सबसे नंबर 1 का कारण तो है कि पानी में ही प्रदूषण सबसे ज़्यादा आता है। तो पानी या तो आप बिल्कुल आपको लगे फिल्टर्ड है या बॉयल किया हुआ है, उसको शुद्ध रखने का इंतजाम रखें। बाकी आज इस मौसम में तो मलेरिया, डेंगू, ये सब जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो इसी मौसम में सबसे ज़्यादा पनपती है। तो लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें, पीने में शुद्ध पानी का प्रयोग करें,
वॉकिंग और एक्सरसाइज करें, इससे इम्यूनिटी ठीक रहेगी और बेटर और डिसीज से आप सेफ रहेंगे। अभी जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना से कई लोग पीड़ित हुए, सही भी हो गए, लेकिन पोस्ट कोविड जो चीज़ें उनके अंदर बदल रही हैं, जिससे उन्हें कई सारी बॉडी में कई सारे बदलाव दिख रहे हैं, कई परेशानियाँ मिल रही हैं, उनसे कैसे बचा जाए और उन्हें कैसे मिलते हैं? देखिए, उनको सबसे बढ़िया जो पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित करती है लंग्स को। तो लंग्स के लिए लोगों को लाइट एक्सरसाइज और प्राणायाम सबसे ज़्यादा कारगर है लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, प्लस ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो प्राणायाम चाहिए, लंग्स को चाहिए तो एरोबिक एक्सरसाइज है, प्राणायाम है। और ये करने का मतलब है हार्ट अपने आप हेल्दी हो जाता है। जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट को ब्लड का फ्लो जाता है तो ऑक्सीजन जाता है, उससे वो फ्रेश रहेगा आदमी। तो उसके लिए बस कंपल्सरी है कि 1 घंटे व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम जरूरी है, इसी से स्वस्थ रह सकता है। अदरवाइज तो जब आदमी, अब तो कल्चर चेंज हो गया है कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी लोग सोते रह रहे, तो इसमें इम्यूनिटी तो देखिए हमारी जो भारतीय परंपरा है इसमें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अर्ली टू राइज का मतलब अगर बहुत ज़्यादा अर्ली, यहाँ तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संदेश दिया गया था। देखिए, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद जागने वाला आदमी बहुत कुछ खो देता है और सूर्योदय से पहले उठने वाला आदमी बहुत कुछ पा लेता है। जरूरी नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी, पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें। देखिए, पृथ्वी हमारे लिए जो ऊर्जा का स्रोत है ब्रह्मांड में, वो सूर्य है। और आप वो उगा हुआ है, आप सो रहे तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो ऊर्जा के स्रोत को ही आप जब इग्नोर करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा फिर आएगी कहाँ से? अब जैसे आपने ऊर्जा की बात कही, तो आजकल देखने को मिल रहा है तो यंग जनरेशन है जो 16 से लेकर 20 साल 25 साल तक के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनमें ज़्यादातर कमजोरी का एहसास होता है और वो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। इन चीज़ों को कैसे मेंटेन? इस चीज़ में देखिए, नंबर 1 पे तो यही हमारी जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, भोजनचर्या, अब फास्ट फूड का चलन होता है। लोग चाउमीन, मोमोज है, मैक्रोन, क्या क्या है वो हम लोग सब नहीं भी जानते हैं। लेकिन एक्चुअली ये पीढ़ी इंटेलिजेंट तो है, ब्रेन तो इंटेलिजेंट हो रहा है, IQ लेवल बढ़ रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। अगर ये सदुपयोग की तरफ जाए, ये समझ लें कंटेंट्स इसमें चाउमीन में क्या है और मोमोज में क्या है, तो ये उसको नहीं खाएंगे, लेकिन केवल स्वाद में, और उसी का परिणाम है कि लिवर और पैंक्रियाज खराब हो रहे हैं, बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अभी जिस तरीके के हालात देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में, वातावरण जिस तरीके का पोल्यूटेड हो गया है, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, लोगों को पेट के बीमारियां ज़्यादा हो रही है, डाइजेशन सिस्टम, और एक टीबी की समस्या हो रही है। लड़के लड़कियां जो है दिखने में सही हष्ट-पुष्ट है, लेकिन उन्हें टीबी की समस्या दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उन्हें सीवियर चीज़ें होने से पहले पता चल जाए कि परेशानी है तो हमें दवा लेनी चाहिए? देखिए, देखने से तो नहीं पता चलेगा, उसमें सबसे पहला और मुख्य बिंदु है अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। देखिए, टीबी का बैक्टीरिया तो बाहर वायुमंडल में है, रहता ही है। अब आप कमजोर हैं तो वो आपके अंदर जाएगा, आपका असर दिखाएगा। और आप रोज प्राणायाम और व्यायाम कर रहे हैं तो ये भी टीबी का बैक्टीरिया भी एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी वहीं पे ये पनप जाता है। तो जब आपके लंग्स सैचुरेट रहेंगे ऑक्सीजन से तो जाएगा भी तो पनप ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं करेगा। अब आता वही है कि आपको जल्दी जगना है, मॉर्निंग वॉक करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो इससे बच सकते हैं। बीमारी तो वायुमंडल में तैरती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि आज आ रही है, आज नहीं आई, ये हमेशा से है। लेकिन एक साइंस में एक और नियम है कि अगर आपको एडजस्ट करना है, कहावत एक है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा वो बीमार हो जाएगा। तो अभी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स चल रही है सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन, और उसकी वजह से यंग जनरेशन की जो कंसंट्रेशन शक्ति है वो भी कम हो रही है, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पे, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए,
जनरेशन के लिए सबसे आदमी को पहले नंबर एक जो हमारी जो मूल सनातन संस्कृति है वहाँ ही केंद्रित होना पड़ेगा। अगर वो चीज़ हमारे अंदर है तो हर चीज़, हमारा व्यवहार, बोल बात, दिन में हमें क्या करना है, रात्रि में हमें सारी चर्याएँ हैं, सारी दिशा निर्देश दिए गए। बहुत लोग ऋषि और मुनियों ने मतलब समाधिस्थ होकर के जो नई खोज की है, अब तो लोग समाधिस्थ होना ही भूल गए। पहले तो इतना तरह का मानसिक उनका बल था, ऐसी चीज उन्होंने केवल अनुभव के आधार पर लिखी और वो खरी उतरी। हमारे जो पहले ऋषि मुनि हुए, चरक और सुश्रुत हुए, मतलब उस समय बहुत ज़्यादा, अब लोग ये कहते हैं विकास अब ज़्यादा हुआ है, अब से कई गुना विकास पहले हुआ था। लेकिन हुआ क्या है, हमारी पैथियों का जो भारतीय पैथियाँ थी, जैसे आयुर्वेद हुआ, सिद्धा हुआ, यूनानी और ये सब तो थोड़ी सी बात की है, इनका ह्रास होने का कारण ये रहा कि हम जो हमारे इसके बढ़िया जानकार थे वो थोड़ा सा अपने ज्ञान को दबा गए, अपने तक सीमित किया और अपने साथ लेके चले गए, तो उनका प्रचार और प्रसार अच्छे उससे नहीं हो पाया। दूसरा, जो मुगल शासन काल में हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में संस्कृति का ह्रास हुआ, क्योंकि ये हमारे यहाँ की जो थी मूल, उनको लगता था कि ये इनका जो रहन सहन, इनकी दिनचर्या, रातचर्या, भोजनचर्या बहुत सिस्टमेटिक है। लोग तो पूरा जीवन निरोगी, किसी ने तो पूरे जीवन में दवाई नहीं खाई। उसका कारण क्या था? इम्यून सिस्टम उनका बहुत वीक था, उनके अंदर आत्मबल भी बहुत था। आदमी को बीमार होने में शारीरिक और मानसिक दो तरह से रोग पीड़ित होते हैं। शरीर तो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन शारीरिक रोग से मानसिक रोग बढ़े हैं। थोड़ा सा मानसिक रूप से आदमी पीड़ित हुआ तो शरीर तो अपने आप ढह जाएगा, कितना भी बड़ा और सबल आपका शरीर है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होने से आदमी शारीरिक रूप से लड़ नहीं सकता। अभी जो स्थितियां हैं मौजूदा वक्त में, उन स्थितियों में अभी जैसे मैंने आपसे सवाल किया था ब्लड प्रेशर का, उसी तरीके से हार्ट डिसीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। और अब तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि 25 साल के बाद में रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं देखने को मिलता था। तो इस चीज़ को कैसे देखा जाए, कैसे इसके उपचार किए जाए ताकि ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, बिल्कुल इसका सबसे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कॉज इज द फैट, चिकनाई। अब चिकनाई की क्वालिटी, पहले तो गांव का आदमी अपने घर का घी होता था, खेत में सरसों पैदा हो गई, उसी का तेल खाता था। चिकनाई तो कोई भी हार्ट के लिए हानिकारक है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कोलेस्ट्रॉल आपकी वेन्स में आर्टरीज में डिपॉजिट होगा, उसको सकरा करेगा। हृदय की जो रक्तवाहिनियाँ हैं वो भी सक्रिय होंगी, जब सक्रिय हो जाएंगे तो ब्लड का फ्लो उतना नहीं रहेगा तो नेचुरल बात है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल कम से कम बने, पहले तो आप चिकनाई कम खाएं, और खा भी रहे हैं तो व्यायाम करें। व्यायाम करेंगे तो वो डाइजेस्ट होता है, नहीं व्यायाम करेंगे तो वो सिरा और धमनियों में जमना शुरू हो जाता है, जम के उनको सकरा कर देता है, पतली हो, तो फ्लो ब्लड का कम हो गया। यही कहा, तो सबसे पहले तो चिकनाई अधिक खा रहे लोग, बिना चिकनाई के तो कुछ खा नहीं रहा, और उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। रिफाइंड ऑयल कितना फैक्टर करता है? रिफाइंड ऑयल देखिए बहुत हाई टेम्परेचर में उसको करके रिफाइन किया जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत घातक है। चाहे रिफाइन कौन सा भी रिफाइंड हो, सफोला, इवन सफोला भी बहुत हार्मफुल है। आ रहा है प्रचार में हृदय के लिए ऐसे, हृदय के लिए वैसे, लेकिन ये सब व्यापारिक प्रचार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। सत्यता, अगर चिकनाई हमें खानी है तो हम शुद्ध सरसों का तेल ही हमारे लिए मुफीद माना जाए, और एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी, और उसको भी पचाने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, तो आप हृदय रोगों से बचे रहेंगे। अदरवाइज तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज आना ही आना है। पिछले कुछ दिनों से एलोपैथी और आयुर्वेद को लेके कई सवाल उठे हैं, और उन सवालों के जवाब भी अपने अपने तरीके से लोगों ने दिए हैं। अब लोगों का कहना है कि आयुर्वेद ज़्यादा बेहतर है, और डॉक्टर्स का कहना है कि एलोपैथी भी उतना ही कारगर जितना आयुर्वेद। अगर आपको तुरंत राहत चाहिए तो फिर आपको एलोपैथी लेनी पड़ेगी। आप अपने नज़रिए से बताइए कि दोनों किस तरीके से एडवांटेजेस क्या है दोनों। देखिए, इसकी जो मूलभूत बात है जी, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है, एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें मैं हिंदी भी बताऊंगा कि यस्य देशस्य यो जंतु
तज्जन्य औषधम हितम, जिस देश में जो जंतु पैदा हुआ है वहाँ पैदा हुई औषधियाँ ही उसके लिए हितकारी हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, इसके 100-200 किलोमीटर रेंज तक की भी जो औषधियाँ होंगी वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हितकर होंगी। देखिए, क्लाइमेट का एक सबसे बड़ा इफेक्ट है। जैसे एक आदमी राजस्थान में रहता है, साल भर बाजरा खाता है। एक आदमी बिहार और बंगाल में है, उड़ीसा में है, चावल खाता है। राजस्थान के आदमी को आप 6 महीने लगातार चावल खिला दीजिए तो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएगा। अब बंगाल और बिहार के आदमी को रेगुलर 6 महीने आप बाजरे की रोटी खिला दीजिए, वो खा ही नहीं पाएगा, खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो इसी प्रकार औषधियों का भी है। हमें यहाँ जन्म हमारा हुआ है तो यहाँ सृष्टि में ये नियम है कि जहाँ जो व्यक्ति पैदा होता है उसके लिए जरूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पैदा हो, उसमें रोग उत्पन्न होंगे, उनके रोगों को समन के लिए वहाँ ही औषधि मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं और औषधि अमेरिका में। जो एलोपैथ का सिस्टम है बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उसको हम कोई ऐसे नहीं कर रहे, लेकिन इमरजेंसी है तो उसको हम लें और इमरजेंसी करने के बाद हम अपनी एलोपैथी पर आ जाए, क्योंकि ये हमारी न तो इम्यूनिटी लॉस करती है ना हमारे किसी सिस्टम को डैमेज करती है। बाकी सिस्टम्स में इम्यूनिटी का भी लॉस होता है, सिस्टम्स आपकी लिवर और पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन इनको बहुत प्रभावित करती है। तो इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं बहुत खराब है। अब जो अभी मौजूदा वक्त में कोरोना का जो चीज़ें चल रही हैं उससे लोग डरे हुए हैं। कोरोना वैक्सीन आई तो अब उसको लेकर भ्रम पैदा हो रहा है लोगों में और कई लोग इसको लगाने से डरे। आपका नजरिया क्या कहता है और आप क्या एडवाइस? देखिए, वैक्सीन तो बहुत खोजबीन के बाद बनाई गई, ऐसा नहीं कि वो एक दिन में बना दी गई है। बिल्कुल। और बहुत हाई स्किल्ड लोगों ने उसको खोजा है। तो वैक्सीन तो सबको लगवा ही लेनी चाहिए। कई बार लोगों को ये भावना रहती है कि उसको वैक्सीन लगा था तो भी कोरोना हो गया। कोरोना होगा लेकिन वो लड़के जीत जाएगा अगर वैक्सीन नहीं लगाए। प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर भाई लड़ने के लिए फौज तैयार है पहले से। जब वैक्सीन लगा हुआ है तो वैक्सीन का मतलब ऐसा थोड़ा ही है कि आपको कोरोना होगा ही नहीं, होगा, हो सकता है, लेकिन आपके पास लड़ने की क्षमता है तो आप जीत नहीं सकते। रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। भावुक गाँव में और शहरों में भी थोड़ी सी धारणाएं तो बदलती, लोग नए नए मिथक पैदा करते हैं कि उसको ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ, लेकिन उसकी जो रियलिटी है वो अलग है। रियल उसमें कोरोना का वैक्सीन सभी को लगवा लेना चाहिए, बच्चे बूढ़े सभी। कम से कम एक लड़ने की क्षमता है, आदमी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपसे बातचीत करने से पहले हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया था कि डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और अगर आपके कोई सवाल या शंकाएँ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कई दर्शकों का जो सवाल आया वो सवाल एक ही था कि पैरों में सूजन है, कमज़ोरी है या फिर हम अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रचार प्रसार हो रहे हैं लेकिन वो व्यापारिक हैं, असलियत उसमें नहीं है। हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हमारे शरीर में अगर सिस्टम है तो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियाँ। अब हड्डी कैसे बनती है? कैल्शियम, उसके लिए भी सबसे पहले जरूरी विटामिन डी। अब जो नया पैटर्न है उसमें हम सभी लोग अगर खुले में हैं तो कपड़े पहन के हैं, सुबह की 20 मिनट खुली धूप, खासतौर से पीठ पे अगर आप लेते हैं तो एक दिन का विटामिन डी पूरा हो जाता है आपका। विटामिन डी पूरा है तो कैल्शियम और मिनरल्स इंटेस्टाइन में जो हम खाना खा रहे हैं वो अपने आप एब्जॉर्ब करता है। अगर विटामिन डी कम है, इनसफिशियंट है, डेफिशिएंट है, तो वो खाया हुआ कैल्शियम एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकल जाता है, शरीर उसको नहीं एब्जॉर्ब करता है, लेता नहीं आता। तो आपकी हड्डी मजबूत ही नहीं होगी तो ग्रोथ कहाँ से होगी? तो हाइट बढ़ानी है तो सुबह की धूप लो, और वो सो के उठते नहीं, और सो के आप उठेंगे लेट, धूप नहीं लेंगे तो विटामिन डी डेफिशिएंट है। फिर आप जब बहुत कहीं जोड़ों में दर्द, कहीं दर्द, तो आप टेस्ट कराया विटामिन डी शॉर्ट, तो आप टैबलेट से पूरा करेंगे। लेकिन नेचुरल विटामिन डी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ धूप, वो भी सुबह। मेटाबॉलिज्म को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि इसको कैसे कंट्रोल? हमारे दर्शक ने भी सवाल किया है इसको। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली
शरीर के निर्माण का ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। मेटाबॉलिज्म को हम 2 में बांटते हैं, एक रचनात्मक इकाई है, एक विघटनात्मक में, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। एक एनाबॉलिक हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। तो अगर हमारा खान पान, सोना जागना, निश्चित जो हमारा निर्धारित नींद का समय है, अगर हम पूरा उसको करते हैं, व्यायाम और प्राणायाम करते हैं, तो हमारी मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल ओके रहेगी। और अगर मेटाबॉलिज्म हमारी ठीक है तो शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट, जितना हमारा चाहिए हाइट में वजन ठीक रहेगा। अगर हम इसके विपरीत कुछ भी करते हैं तो मेटाबॉलिज्म तो गड़बड़ा ही जाएगी, और उसके गड़बड़ाने से हम पतले ज़्यादा या मोटे ज़्यादा, ये सब उसी पे मिलेगा। कुल मिलाकर यही है कि अपनी दिनचर्या को समझा, दिनचर्या, रात्रिचर्या, भोजनचर्या, फिर ऋतुचर्या, ऋतुओं के अनुसार खान पान है, ऋतु के अनुसार व्यायाम और प्राणायाम है। कई बार है कि हमको दूध कब ले, दही कब ले, तो ये हमारी भोजनचर्या में आता है। और चर्याओं का पालन जो हमारी संस्कृति में था उस तरह से करेंगे तो हम मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, नए रोगों की जो उत्पत्ति अब होती जा रही है, आमतौर पर 25 साल पर जो ब्लड प्रेशर आप कह रहे और डायबिटीज हो रही है, इससे बचना है तो रास्ता सिर्फ एक है। डॉक्टर साहब, अक्सर कर सवाल उठता है कि बच्चों को खाने में क्या दिया जाए, जो 6 महीने से पहले के बच्चे हैं उनको, और कई बार देखने को मिला है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो रोक दी जाती है। लड़कियों को लगता है कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा और उससे बच्चे की सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। आप क्या एडवाइस करेंगे? ये धारणा भी गलत है जी। अगर माता के अंदर ये भाव आ गया कि फीडिंग करा के ब्रेस्ट फीडिंग से हमारी फिगर खराब होगी, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग किसी माँ के लिए आत्म संतुष्टि का ये एक तरह से परम सौभाग्य की अनुभूति है। उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाना, ये बहुत ही आनंद की अनुभूति है। और बच्चे के लिए तो वो अमृत तुल्य है। उसके लिए जितनी भी इम्यूनिटी बूस्टर जितने भी हैं मिल्क फीडिंग में उसको मिल जाते हैं, कुछ ऊपर से नहीं देना। दूसरी बात, जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है 6 महीने 8 महीने तक, ऊपर से ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहा, तो एक तो उसको सेफ है कि जो माँ से दूध मिल रहा है उसमें कोई इन्फेक्शन, किसी तरह की अशुद्धि नहीं है, और उसकी शरीर की जरूरत के अनुरूप ही वो बनाया गया है, जो नेचुरल है। माँ का दूध है, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है उसी का दूध है, तो वो तो उसके लिए अमृत तुल्य है। और ब्रेस्ट फीडिंग से फिगर खराब होती है, ये थोड़ा सा एक मिथक जैसा ही है। ये जिन माओं ने, अब तो 2 बच्चे का चलन है, 4 और 6 बच्चों को भी दूध पिलाया, उनसे आपके लिए वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हमारी माँ अभी भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, माँ के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बहुत आत्मविश्वास पैदा होता है। एक तो ये कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, ये उसके लिए सबसे सुखद है। अगर ये माँ अनुभव करती है कि मेरा बच्चा मेरा दूध पी के और स्वस्थ रहेगा, तो उसको ये बहुत बड़ा संबल है। बच्चे के लिए तो है ये, माँ के लिए बहुत बड़ा संबल है। अभी आधुनिकता बहुत ज़्यादा हावी हो रही है माओं के ऊपर, और आधुनिकता के चलते बच्चों की जो ड्रेसअप की चीज़ें हैं, जैसे कि अभी बातचीत जब चल रही थी तो डायपर की बात आई, और उसके अलावा और भी कई कमजोरियाँ, बच्चों में पीलिया की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, बच्चों में पीलिया, खान पान शुद्ध है तो वो एक कंडीशनल चीज़ है जी। उस पीलिया में भी कोई दवाइयों से इलाज नहीं होता। जो बच्चे न्यूनेट से नए पैदा हुए और जॉन्डिस साथ लेकर के आ गए, कोई दवा नहीं है सिवाय धूप। अब अस्पताल में उसके लिए किराए बनाया गया, तेज धूप, तेज रोशनी, आर्टिफिशियल लाइट उसको दी जाती है। आपके पास तो नेचुरल है, सुबह मुफ्त में बट रहा है, उसे लीजिए। आधा घंटे की धूप बच्चे के लिए। देखिए, उससे बचने के लिए बच्चे को एक तो आंखें उसकी धूप सूरज की तरफ नहीं जानी चाहिए, उसकी पीठ नंगे करके कपड़े उसकी आप धूप लगाइए, यही उसका एकमात्र इलाज है, एकमात्र। काजल को लेकर मिथक बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और देखिए, काजल किसी जमाने में उसकी उपयोगिता रही होगी जी,
लेकिन मौजूदा दौर में जो हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि काजल आँख के लिए प्रदूषण ही है, केवल और केवल, क्योंकि कार्बन, सरसों का तेल जलाया, थाली पे उसका कार्बन आया, उसी में सरसों का तेल या जो भी मिलाया लगा दिया, कार्बन तो आपके लिए गंदगी है। तो अब नए दौर में काजल का जो एक्सपर्ट्स है उनकी राय है काजल नहीं लगना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कि जो हमारा शरीर नेचुरल बना ये परफेक्ट है, इसमें कहीं किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रोशनी बढ़ जाएगी काजल लगाने से या आंख बड़ी हो जाएगी काजल लगाने से, ये भी मेथड है। कई लोग काजल लगाते हैं तो आंख बड़ी करने की जो बात आपने वाली वो बहुत टाइट करके लगाते हैं कि आंख से बच्चों में पानी आने लगता है। ये पानी आने लगता है, वो आंख में इंजरी जड़ हो गई, वो कभी तो पानी आएगा, प्लस आपने उसमें गंदगी भर दी, तो उसमें वो गंदगी, अब आप कहिए रोज गंदगी भर जाती है उसको तो आपको तो खराब होना चाहिए, लेकिन उसमें स्वतः सफाई का भी साधन है। उसमें जो आंसू है, लैक्राइमल ग्लैंड है, उसमें जो आंसू आता है वो उसको धोकर साफ करता रहता है, इसलिए वो बचा हुआ है। इसलिए आंख का काजल बच्चों में निषेध। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही कि 6 महीने से ऊपर के जो बच्चे होते हैं तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रहे और फिजिकली वो मजबूत रहे? देखिए 5 महीने तक तो बच्चा केवल और केवल क्षीर माने दूध, माँ के दूध पे रहेगा, क्षीरा दूध देगी। 5 महीने पर बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार हमारे यहाँ करने का विधान है। अन्नप्राशन संस्कार वो एक बच्चे का संस्कार है, उसमें बच्चे को खीर या बहुत सॉफ्ट चीज़ें मिला के खिलाना शुरू करते हैं 5 महीने के बाद, और उसके बाद ही बच्चे के दांत थोड़े से उगना शुरू, दांत निकलना शुरू होते हैं। दांत निकलना ये इंडिकेट करता है कि आंत थोड़ी सी मजबूत हो रही है, अन्न कणों को भी अब ये पचाने में कुछ कुछ सक्षम है। तो बच्चा 5 महीने से 8 और 9 महीने तक रहता है क्षीरा नाद, क्षीर और अन्न मिक्स करके, प्योर अन्न पर नहीं, प्योर दूध पर नहीं, क्षीरा नाद हो गया। तो उसको सॉफ्ट चीज़ें, बढ़िया सा खीर, बढ़िया सा हलवा और इस तरह की चीज़ें बना के उसको खिलाना, तो उससे बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें उसमें जाएंगी। हाँ दलिया उसमें है, लेकिन उसको अच्छी तरह से पकना चाहिए, क्योंकि अभी आंत बहुत मजबूत नहीं हुई है। पूरी आंत मजबूत तभी होती है जब हमारे दांत पूरे हो जाते हैं। दांत और आंत का बहुत संबंध है, गाढ़ा संबंध है। दांत जब पूरे हो गए तो आंत पूरी स्ट्रॉन्ग हो गई, उसके बाद दूध उसको मिलता है तो ठीक है, कहा तो संपूर्ण आहार गया है दूध को लेके। दूध की जरूरत तो सिर्फ 1 वर्ष है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं उनको उसमें समावेश उनका करें, और क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो उन्हीं से मिलेंगे। नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत से भोज्य पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जो अन्न जो भी है तो हम खाते हैं उससे प्राप्त होता है। तो उसको दूध बदल के उसका दलिया, खिचड़ी, सभी चीज़ की खिचड़ी बनती है, सभी चीज़ का दलिया बनता है, उसको बच्चे को शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से आपसे बातचीत की उससे निकलकर सामने निचोड़ यही आया कि अगर खुद को स्वस्थ रखना है तो नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, वाइटामिन्स जो मिल रहे हैं और जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हें हमें लेना है, और जो अननेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि हम ये कृत्रिम चीज़ें ग्रहण करते हैं इनसे दूर रहना, तभी हम बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों, कई आपके सवाल थे जिन्हें हम नहीं ले पाए, लेकिन अगली बार शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थितियां चल रही हैं स्वास्थ्य को लेकर, उनसे जुड़े कई सवाल हमने बच्चों के स्वास्थ्य से भी जुड़े पूछे, यंगस्टर्स से भी जुड़े पूछे, और ओल्ड एज वालों के से जुड़े जो थे सवाल वो भी हमने जानने की कोशिश की, और उनका समाधान भी डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरी से हमें बताया। उम्मीद करते हैं आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप हमें लिख भेजिए, दोबारा से जब भी हमारी बातचीत होगी तो हम उन सवालों के जवाब फिर से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हमें अपना प्यार देते रहिए।